by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अर्थात, जिसके पिछले संस्करण में हमने आपसे कहा था कि निजीकरण और मोनेटाइजेशन के कई पहलू हैं, इसलिए हम इसे अगले हफ्ते भी लेंगे और इसके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। तो अंशुमन जी, आज की मुख्य चर्चा पर जाने से पहले प्लीज अगर पिछले एपिसोड का रिकैप कर सकें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी निजीकरण पर, जहां से आपने इसको जोड़ा है। हमारी चर्चा ये थी कि सरकारें जितना दावा करती हैं उतना निजीकरण नहीं होता, ना उतना विनिवेश होता है। कैसे पिछले 2 साल की तेजी के दौरान शेयर बाजार से निजी कंपनियों ने जिनने बड़े पैमाने पर पूंजी उठाई और अपने आईपीओ लिस्ट किए, और पिछले 2 साल से सरकार सिर्फ सुर्खियां बना रही है प्राइवेटाइजेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट की, पर अभी कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ी है। दूसरी चीज ये कि कुछ बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स जो इस सरकार ने शुरू किए थे, जैसे कोल सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को आने देना जहां पर कोल इंडिया की मोनोपोली थी, जैसे रेलवे के निजीकरण को लेकर प्राइवेट ट्रेनें चलाने के, ये सारे सुधार भी, इन सारी कोशिशों को भी उस बाजार का कोई रिस्पांस नहीं मिला जिस बाजार पर ये 6 लाख करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन कार्यक्रम जिसे देखकर शुरू किया जा रहा है। तो वो जो अंतर्विरोध है, वो जो पैराडॉक्स है, वो जो असंगति है सरकार के निजीकरण की सुर्खियों में और निजीकरण की वास्तविकताओं में, उसे हमने समझने की कोशिश की थी पिछली बार। अंशुमन जी, इस एपिसोड से जुड़े हुए सवाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम अंत में लेंगे। अब चलते हैं इंडिया टुडे के इस हफ्ते के एडिशन पर। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप, मुझ जैसे लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसी पर बेस्ड है आपकी इंडिया टुडे की कवर स्टोरी, ओटीटी क्वींस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंशुमन जी। हाँ, इस बार का लंबे समय बाद हमने एक थोड़े से सॉफ्ट और लोगों के जीवन में काफी बदलाव लाई हुई चीजों का पिछले 2 साल में उन पर केंद्रित किया है कि भारत में स्ट्रीमिंग का मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है, ओवर द टॉप कंटेंट कितनी तेजी से आ रहे हैं, और इसे लीड करने वाली जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो इनको लीड कर रही हैं भारत में, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम या हॉटस्टार या आर्ट बालाजी, इनको मिलाकर हमने ये समझने की कोशिश की, इनसे बात करके समझने की कोशिश की कि कैसे कोविड ने भारत में मनोरंजन का पूरा तौर तरीका बदल दिया है, पूरी दुनिया में बदल दिया है। और भारत जो आमतौर पर थिएटर जाकर मनोरंजन के पक्ष में रहता था, वहां ये कितना बड़ा बाजार है और इसकी क्या चुनौतियां हैं। दिलचस्प स्टोरी है, इसमें आपको उन लोगों के बारे में भी पता चलेगा जो लोग इस पूरी क्रांति को लीड कर रहे हैं, यानी उसके लीडर हैं। अंशुमन जी, अब हम आ गए हैं अर्थात के मेन सेगमेंट पर, यानी इंडिया टुडे में आपके स्थायी स्तंभ पर। गालिब का एक शेर है, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। उसी शेर की याद दिलाता है आपकी अर्थात की हेडिंग, ना होता ये तो क्या होता। ये बोले तो वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा दर्पण। गालिब का ये जो शेर है, जिसके एक की कुछ लाइनों से, कुछ शब्दों से इसका शीर्षक बना है, वो दरअसल भारत में पूरी निजीकरण की बहस का संकेत है। वो गालिब का पूरा शेर है ना कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। जी। भारत में सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जो पूरी बहस है जैसा हमने पिछली बार कहा था कि हम इस बहस को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आप अपना जो पक्ष चुनना चाहें वो चुन लें और ये देखें कि तर्क कहां खड़े होते हैं। और अक्सर मुझे पिछले 25 साल से लगातार प्राइवेटाइजेशन को या सरकारी बजटों को करीब से देखते हुए ये महसूस होता है, और वो बात हम आज इस बहस उन तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन्फॉर्म्ड ढंग से चीजें समझ सकें कि सरकारी कंपनियों को बेचने की बहस में आप अपनी राजनीति चुन सकते हैं केवल कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी पॉलिटिक्स इसको बेचने के पक्ष में है या इसके बेचने के विरोध में है। आप अपने तर्कों को एक सीमा से ज्यादा मजबूती से खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कंपनियां एक ऐसा सिक्का है जो दोनों पहलू पर खोटा है। और सिक्के आमतौर पर एक पहलू से खोटे सिक्के माने जाते हैं, ये सरकारी कंपनियां ऐसा सिक्का जो दोनों पहलू पर खोटा है। और हमेशा देशों के संदर्भ में, आर्थिक नीतियों के संदर्भ में और पूरी दुनिया में पब्लिक सेक्टर के संदर्भ में, चाहे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पब्लिक सेक्टर के संदर्भ में, हमेशा चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं होता, कम नुकसान और ज्यादा नुकसान के बीच में होता है। आप दवा भी खाते हैं तो उस दवा से होने वाले नुकसान को आप चुनते हैं ताकि उस दवा के जरिए एक जो बड़ा नुकसान आपके शरीर में हो रहा है उसे रोका जा सके। बिल्कुल। अब
ये जो दोनों तर्क हैं हम इन तर्कों को सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहस लगातार चलेगी और आप और हम और बाकी सारे लोग ये समझ सके कि अगर सरकारी हैं तो क्या हुआ और अगर बिक जाएंगी तो क्या होगा। जी जी होगा इन दोनों को समझने की बात। आपका सवाल हम लें, फिर हम पहले तर्क पर आते हैं। जी अंशुमन जी, जैसा आपने कहा पक्ष को या पक्ष की या विपक्ष की सबकी निजीकरण को लेकर एक राय है, लेकिन ये राय इन्फॉर्म्ड नहीं है। आपने पिछले हफ्ते कहा था कि आने वाले हफ्ते में, यानी इस हफ्ते में हम दोनों पक्षों को अपनी राय में लॉजिक्स वाला फैक्टर जोड़ने में मदद करेंगे। और आज भी आप कह रहे हैं कि हमें अच्छे और बुरे में से नहीं, कम बुरे और ज्यादा बुरे में से एक को चुनना है, यानी कुल मिलाकर दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो बताइए, निजीकरण का विरोध करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तर्क देना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं उन पक्षों को, उन तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करूंगा इस चर्चा में, जिससे कि आप ये समझ सकें कि बहस के जो दोनों हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों में, क्योंकि राजनीति है तो फिर वो बहस एक तरफा है, उन दोनों हिस्सों में वास्तविकता नहीं है। दोनों बहसों के दोनों हिस्से, उसका विरोध करने वाले, उसका समर्थन करने वाले निजीकरण का ऐसे बताते हैं कि देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है कंपनियों को निजीकरण कर देने से। वो भी वास्तविकता नहीं है। और निजीकरण का विरोध करने वाले मानते हैं कि सरकार अगर बनी रहेगी तो देश में सब कुछ अच्छा होता रहेगा। वही वास्तविकता नहीं। तो हम पहली चीज पर आते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकारी कंपनियों को नहीं बिकना चाहिए, उनमें कोई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, आप एक क्षण के लिए कल्पना करिए कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को पूरी तरह बाजार के हवाले कर दे। जब मैं कह रहा हूं पूरी तरह हवाले कर दे, तो फिर सरकार बिल्कुल उसे वैसी स्थिति में पहुंचा दे जैसी स्थिति में बाकी चीजों की कीमत है, चाहे वो आपका आलू प्याज आटा दाल हो, या वो आपका मोबाइल फोन का बिल हो, या आपके टैक्सी और कैब के किराए हो, जहां सरकार कोई दखल नहीं देती। जब चाहती है तब कीमत बढ़ जाती है। अगर वो स्थिति ला दे जो सरकार ले आए, पेट्रोल डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बाद गिरने के बाद सस्ते हो जाएं। भारत में सरकार ने भी 16 नई कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने के काम में आने की छूट भी दी है जो नई कंपनियां आने वाली हैं। अगर ये कंपनियां, कल्पना कीजिए, स्टार्टअप की तरह सस्ता पेट्रोल डीजल बेचने पर उतर आए। स्टार्टअप क्या करते हैं? अपनी कॉस्ट को बेयर करके आपको सस्ता सामान देने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए एक कंपनी है जो पेट्रोल डीजल के मार्केट में आना चाहती है और वो आपको लागत से कम कीमत पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराती है, और उसके लिए वो फंड्स कहीं और से लेती है। जैसे कि आपको फ्री में गूगल सर्विस दे रही है, या आपको फ्री में व्हाट्सएप मिलता है, या आपको फ्री में पेटीएम की सर्विस मिलती है, और उसका पैसा वो कहीं दूसरे या कहीं दूसरी जगह से रेवेन्यू मॉडल उसका बना रही है। उसको सस्ती पूंजी मिल रही है दुनिया में, 0.5%, 1%, 0% इंटरेस्ट रेट पे विदेश से पैसा लेके आती, और वो तय कर ले कि भारत में पेट्रोल डीजल के बाजार को हम तोड़ के यहां ले आएंगे, जहां हम सरकारी कंपनियों से सस्ती कीमत पर पेट्रोल डीजल आपको उपलब्ध कराएंगे। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को बीमार होने में 2 साल लगेंगे। एक ही 2 साल में ये कंपनियां बीमार हो जाएंगी। आप कहेंगे ये काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक नहीं है। बीएसएनएल के साथ यही हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में। जैसे ही प्राइवेट कंपटीशन आया, बीएसएनएल बीमार होकर आज सरकार के सबसे ज्यादा घाटे वाली कंपनियों में शामिल है। इसके बाद इन कंपनियों को विनिवेश के लिए ग्राहक मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो या एयर इंडिया को देख ले, जैसे ही सरकार ने एविएशन मार्केट खोला, भारत के बाजार में मोनोपोली रखने वाली एयरलाइंस किसी काबिल नहीं रही, ना तो सर्विसेज में, ना क्वालिटी में, ना नेटवर्क में, और फाइनली आज वो सरकार के गले में बंधी हुई बिक नहीं रही। तो जिनको लगता है कि सरकारी कंपनियां बनी रहती हैं, उन्हें यह जानना पड़ेगा कि सरकारी कंपनियों को बनाए रखने के लिए आप एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, जो कीमत आप प्रत्यक्ष रूप से समझते नहीं है। सरकारी कंपनियों को बनाए रखने के तर्क देने वाले लोग अक्सर एक सवाल खुद से पूछें, और उसके लिए उन्हें शेयर बाजार की तरफ जाना पड़ेगा कि इतनी बड़ी विराट कारोबारी सरकार को ढोते हुए उन्हें मिला क्या है पिछले 25 साल में। अगर सरकारी बैंक अच्छे हैं तो फिर जमाकर्ताओं को सबसे कम ब्याज क्यों मिलता है? हर डिपॉजिटर सरकारी बैंक में पैसा रख के अपना नुकसान क्यों उठाता है? अगर भारत में सरकारी कंपनियां ही पेट्रोल डीजल बेचती हैं तो दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल क्यों मिलता है? अगर भारत में सरकारी कंपनियां ही बिजली के उत्पादन में सबसे आगे हैं तो हमारी बिजली इतनी महंगी क्यों है? अगर रेलवे सरकारी है तो इतनी घटिया सर्विस क्यों प्रोवाइड करती है?
अस्पताल है, स्कूल है, ट्रांसपोर्ट है, जहां जहां सरकारें हैं वहां हम सरकार को बनाए रखने की कीमत महंगी और खराब सेवा के तौर पर चुकाते हैं, और वहां हम सेवा के लिए सरकार को पैसा देते हैं और सेवा प्राइवेट सेक्टर की लेते हैं। आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप उठाते हैं, गार्ड की तनख्वाह आप देते हैं, और आपके बजट से सड़क पर खड़ी हुई सिक्योरिटी को या जो 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 पुलिस है उसको पैसा मिलता है। जब आपके पास सिक्योरिटी है तो आपको अलग से सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सिक्योरिटी के लिए अपने टैक्स से फिनांस करते हैं। तो जो लोग निजीकरण को या सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि बड़ी सरकार बनाए रखकर उन्हें मिला क्या है आखिर इतने सालों में। रेलवे बना रखने से क्या रेलवे अच्छी हो गई? या पेट्रोल डीजल में सरकारी कंपनियों की मोनोपोली बनाए रखने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया? या एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है, जिसको सरकार हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से भी पैसा देती है, वो भी बिजली को सस्ती क्यों नहीं करती? तो बाजार अपने हिसाब से आपको वैसे भी प्रभावित करता है जैसे कि सामान्य स्थिति में प्रभावित करता है। तो बड़ी सरकार बनाए रखने से, ये कारोबारी सरकार को बनाए रखने से हमें उपभोक्ता के तौर पर, टैक्स पेयर के तौर पर हमें क्यों मिला? हम ये सवाल इसलिए पूछना चाहते हैं, हमें पूछना चाहिए कि कंपनियां किसी पर्टिकुलर नेता की नहीं है, ये कंपनियां हमारी हैं, पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर का मतलब है हमारे टैक्स से बनी हुई, हमारी बचत से बनी हुई पैसा जो सरकारों ने बजट से लगा रखा है। इन्हें हर साल लाखों करोड़ रुपए की कैपिटल दी जाती है, और जब इन्हें सस्ते की दरों पर बैंकों से लोन दिलाया जाता है जहां हमारी बचत रखी हुई होती। अब दूसरी तरफ आइए, चलिए आप एक क्षण के लिए सोच दें कि नहीं साहब मुझे तो नहीं चाहिए सरकारी कंपनियां जैसी हैं हम बनाए रखना चाहते हैं। अगर सरकार हमारे टैक्स और बचत पर चलने वाली ये कंपनियां दरपन इतनी अच्छी हैं तो इनके शेयरों की हालत बाजार में देख लीजिए, स्टॉक मार्केट में जहां वो तो खुला बाजार है अपने कारोबार में एकाधिकार वाली जो कंपनियां हैं, जहां मोनोपोली है कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, इंडियन ऑयल, फेल, इस तरीके की कंपनियां और सरकारी बैंक तक, इन्हें अगर आप देख लीजिए, जो मोनोपोली कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, बीते 10 साल में इनमें सब में रिटर्न नेगेटिव है। तो अगर ये इतनी ताकतवर कंपनियां हैं, इनके पीछे सॉवरेन पावर खड़ी हुई है, ये अपने धंधे में मोनोपोली रखती है, कोयला कौन बेचता कोल इंडिया के अलावा, तो उसमें रिटर्न नेगेटिव क्यों? तो बाजार इन्हें उन कंपनियों के बराबर भी नहीं मानता जो इनके बाद पैदा हुई है। अगर आप पिछले 10 साल में दोनों सूचकांकों की बढ़ोतरी देखें तो 200 से 300% है, जबकि सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है वो करीब 10% नीचे गिरा है, और सरकारी बैंक का सूचकांक -27% नीचे गिरा है। तो अगर ये कंपनियां इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही अच्छी हैं और इतना ही बेहतर हैं तो इनमें निवेशकों को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब हम तीसरे पहलू पर आते हैं। हमने पहले बात की कि अगर ये सरकारी कंपनियां बनाए रखनी है तो इनसे मिलने वाली सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है? अगर इन्हें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बनाए रखना है तो स्टॉक मार्केट में इनमें इन्वेस्टमेंट की हालत क्या है, रिटर्न की स्थिति देख लीजिए, इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए और उसी सेक्टर की सरकारी कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक सरकारी बैंक का परफॉर्मेंस देख लीजिए और एक प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक सरकारी ऑयल कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए और एक प्राइवेट ऑयल कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। जबकि इनके पास एकाधिकार है, बाजार है, सरकार की गारंटी है, सब कुछ है। तीसरा जो तर्क अक्सर दिया जाता है वो दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और उस तर्क की सच्चाई ये है कि भारत में ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का, दोनों का ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो संगठित एम्प्लॉयमेंट है, उसमें हिस्सा केवल 6% है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 31.42 लाख के आसपास है, जिसमें 40 लाख पद हैं, बाकी पद खाली पड़े हुए हैं। 2016 का एक आंकड़ा हमें मिला जिस हिसाब से सरकारी कंपनियों में, केंद्र सरकार की कंपनियों में करीब 11.30 लाख लोग काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से कुछ इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं है भारत के इतने बड़े लेबर फोर्स के मार्केट में, जहां पे मान के चले कि सरकारी कंपनियां ही सबसे बड़े रोजगार का स्रोत हैं, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देती है। एक तो टोटल एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्स में सरकार की हिस्सेदारी बहुत छोटी है, और उस सरकार की पूरे यूनिवर्स में भी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी उससे और भी छोटी है। तो जो लोग सरकारी कंपनियों को बनाए रखने की, सरकार को कारोबार में बनाए रखने की, और ये सब कुछ बेचा जा रहा है, और जैसे हमने पिछली बार अपने
चर्चा में कहा था ना कि ये राजनीतिक कुर्ते बदलते हैं केवल। जब जी, कांग्रेस बात बेचती है है तब बीजेपी को भी उतनी ही दिक्कत होती कि देश के रत्न बेचे जा रहे हैं, और जब बीजेपी बेचती है तो कांग्रेस से बाकी दलों को भी उतनी दिक्कत होती कि देश के रत्न बेचे जा रहे हैं। तो आप इन राजनीतिक विभाजनों से अलग खड़े होकर देखिए कि क्या ये तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हमें इन कंपनियों से मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, क्योंकि ये कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, क्या ये हमें अच्छी सेवा दे रही है सरकार होने के नाते, क्या ये हमें अच्छे रिटर्न दे रही है निवेशक होने के नाते, और क्या ये हमें अच्छे रोजगार दे रही है एम्प्लॉयमेंट होने के नाते, क्या इनका भारत के एम्प्लॉयमेंट में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या इनका भारत के कंपनी निवेश में लोगों के रिटर्न में कोई कंट्रीब्यूशन है, या इनका कोई बड़ा योगदान हमारी सेवाएं अच्छी करने में। एक भी सरकारी सर्विस, एक भी सरकारी कंपनी, एक भी सरकारी सेक्टर की सर्विस की क्वालिटी से लोग संतुष्ट कहीं नहीं दिखते। अब हम दूसरी तर्क की तरफ आते हैं जिस पे आपका सवाल है। जी अंशुमन जी, एक चीज उससे पहले ये भी है कि इस बात को भी बोल्ड किया जाना चाहिए जो आपने बोला कि सरकारी कंपनियां बेशक कहते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन उनको जो अगर ऑफिशियली कहा जाएगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि अंततः जैसा आपने कहा हमारा आपका उसमें पैसा लगा रहता है। निजीकरण का समर्थन करने वालों से आप या आपके डेटा या आपके द्वारा जुटाए हुए फैक्ट्स क्या कहते हैं? अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। इतना सुनते सुनते मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो उधर वाले खेमे के होंगे उनको लगा होगा कि उनके मतलब की बात कह दी गई है और वो उत्साहित हो जाएंगे। जी, जैसे मीम चलता है 1-0 हाँ, तो उनको लगा होगा इतना सुन के कि अरे ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट के समर्थन का तर्क है। हाँ, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रखने का कोई लाभ नहीं है, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं दिखा सरकार को, ये प्रत्यक्ष है। या आप अपने, और इसके लिए आपको कोई बजट आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आसपास जाकर अपने जीवन से आप अर्थव्यवस्था को महसूस कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। एक वो पहलू है जो हमेशा ये झंडा लिए खड़ा रहता है कि निजीकरण से बड़ी कोई क्रांति नहीं है, सरकार की सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना चाहिए, और वो उसके लिए भी उनके वैसे ही तर्क हैं जैसे तर्क इधर के हैं कि हमारा तो सोना और जवाहरात और हीरा और चांदी और पुरखों की संपत्ति बेची जा रही है इन कंपनियों के तौर पर, जो कंपनियां दरअसल उड़ते हुए सफेद हाथी हैं जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं, हम ही को चूस रहे हैं, हमको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। ये एक अलग चीज है। दूसरा जो पहलू है, जो पक्ष है जो इन्हें बेचने की सिफारिश करता है, या जो रिफॉर्मिस्ट है जो ये कहता है, वो ये कहता है कि निजीकरण कर लीजिए तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे आपके। आप सरकारी कंपनियों को बेच डालिए एक बार, सबको खत्म कर दीजिए तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा कर लीजिएंगे तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होगा तो भविष्य में आपका इनकम टैक्स नहीं बढ़ेगा। ऐसा होगा तो भविष्य में आपका जीएसटी नहीं बढ़ेगा। इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है जैसे कि ये पनेशिया है, जैसे कि ये एक अंतिम दवा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दे दी जाएगी तो इसके बाद देश में कोई दुख दर्द या समस्या नहीं बचेगी। अब इसके लिए कुछ तथ्य समझना जरूरी है। 2019-20 में 84 जो कंपनियां थी उनका सालाना घाटा करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 2 बार इन्हें बेचने का लक्ष्य सरकार एक सर्वे जारी करती है हर साल, जिसको कि हम पब्लिक सेक्टर सर्वे कहते हैं। वो आंकड़ा बताता है कि करीब 84 सरकारी कंपनियां जो है उनका घाटा 45,000 करोड़ रुपए के आसपास था। इन सरकारी कंपनियों को बेचने से का लक्ष्य केवल 2 बार मिला पिछले दशक में। जो सरकार बजट में लक्ष्य तय करती थी, केवल पिछले दशक में 2 बार ऐसा हुआ जब सरकार उस टारगेट को पूरा कर पाई, उसे बेच पाई। जिसके कारण ने पिछली बार कहा था ना, बेचना बहुत मुश्किल काम है। और वो बहुत अच्छी परिस्थिति में, तब तो कोविड नहीं था, मंदी नहीं थी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6.5-7% थी, तब सरकार 2 कंपनियां 2 बार लक्ष्य पूरा हासिल कर पाई। अगर मान लीजिए उतना भी लक्ष्य इस साल पूरा हो जाता है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए भी सरकार इस साल अगर विनिवेश से जुटा लेती है, मत जाइए 6 लाख करोड़ के टारगेट पे, मत जाइए 1.75 लाख करोड़ रुपए के बजट टारगेट के ऊपर, सरकार अगर अपना सबसे अच्छा पिछला प्रदर्शन विनिवेश के दौर में, जो कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के दौर में था, जबकि मंदी नहीं थी, जबकि कोई कोविड नहीं था, अगर उतना भी लक्ष्य पूरा कर लेती, उतना भी विनिवेश इस साल कर लेती है, तो वो एयर इंडिया और बीएसएनएल का जो संचित घाटा है उससे कमी होगा। ये 2 कंपनियां 1.10 लाख करोड़ के घाटे पे बैठी हुई हैं। यानी पूरे साल भर आप ढोल पीट के बाजार लगा के अगर 1 लाख करोड़ रुपए का भी डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इन 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों के घाटे के बराबर हो। इससे उन 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का घाटा पूरा नहीं हो पाएगा।
अगर मैं ये भी मान लूं चलिए सरकार के इस दावे पर या ये जो सुधार करने वाले लोग या सारे लोग जो निजीकरण के समर्थक में मान लें कि अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता, मान लिया कि 6 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, सरकार के सारे बजट के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तब भी राजकोषीय घाटा 3.5-4% रहेगा, टैक्स लगते रहेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा ना, सरकार इनके हट जाने के बाद जो चीजें बचेंगी उनमें चुस्त होकर बहुत शानदार सेवाएं देने लगेगी। तो एक तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो लोग बड़ी सरकार बनाए रखने के पक्ष में है, जबकि उस सरकार से वो खुद भी परेशान है, खुद भी त्रस्त है उस सरकार की सेवाओं से, और उस बड़ी सरकार को पालने में अपनी गाढ़ी बचत और अपना टैक्स लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इसको सबको बेच देने से क्रांति हो जाएगी। अब गालिब का ही एक और शेर आता है जिससे इसकी शुरुआत होती है, जिसके बाद मैं आपके तीसरे सवाल पे आता हूं कि गालिब ने इसी गजल में, जो ये गजल है उसकी कि न होता मैं तो क्या होता, उसमें गालिब ने लिखा है कि हुए जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, हुए जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, जो ना होता जुदा तन से तो जानू पे धरा होता, अगर नहीं कटा होता ना तो कटने के लिए तैयार रखा हुआ होता। तो जब हम इतने बेफिक्र हो गए कि कुछ भी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थिति हमारे साथ गालिब की बिल्कुल इसी शेयर की है कि अगर हमारा सर नहीं कटा है तो वो कटने के लिए रखा हुआ है, बगल में कोई पर्सन उसको काटने की तैयारी कर रहा है। हम आपके अगले सवाल पे आते हैं कि आखिर मजबूरी क्या है। हाँ, कोई निप हो वाली बात आपने कही। मेरा ये सेकंड लास्ट सवाल है, इनफैक्ट ये शुभ रघुवंशी के जी हमारे एक दर्शक है, उन्होंने पूछा, उनके बिहाफ पर पूछना चाहूंगा कि सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचना चाहती है लेकिन बेच नहीं पा रही है, इससे आम लोगों को खुश होना चाहिए, सरकार की नाकामी के लिए निराश, क्या सरकार नीतिगत रूप से उहापोह की स्थिति में है? मैं इस पूरी चर्चा का आखिरी निष्कर्ष है, जो संदर्भ है कि अगर आप कोई पक्ष नहीं चुनना चाहते, यदि आप निजीकरण के विरोधी हैं, तब तो आपके लिए ये तर्क है कि निजीकरण हो जाने से कोई आपके टैक्स नहीं कम होने वाले हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस तर्क पर खड़े हो सकते हैं और पुष्ट कर सकते हैं ताकत के साथ कि पिछले सालों में इतना निजीकरण हुआ तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई, पिछले सालों में इतना निजीकरण हुआ तो क्या आपको जीएसटी सस्ता हो गया, पिछले सालों में इतना निजीकरण हुआ तो क्या टोल कम हो गए? कुछ नहीं हुआ। निजीकरण तो शुरू हो गया था 1992-93 से, 94 से कुछ नहीं बदला। आपके टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर सारे बोझ भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से इस तर्क के साथ खड़े हो सकते हैं, पर यह भी खोटे सिक्के का एक हिस्सा है। और अगर आप उस तरफ खड़े होते हैं कि निजीकरण हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो सरकारी कंपनियां हमें क्या दे रही हैं? भारत की पेट्रोलियम इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है और फिर भी हमको सस्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिलता। अगर हम सरकार को इतना टैक्स देते, इतना पैसा देते हैं और उसी की कंपनियां पेट्रोल निकाल रही हैं, रिफाइन कर रही हैं, बेच रही हैं और वही हमको महंगा बेच रही हैं, तो हमें ऐसी सरकार से क्या फायदा कि हम अपने टैक्स से पहले सरकार खड़ी करते हैं, फिर वो हमको पलट के महंगाई दे देती है। तो आप दोनों तरफ से खड़े होते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना कि कुछ चुनाव हमारे पास अच्छे या बुरे नहीं होते, बहुत बुरे और बहुत अच्छे के बीच होते हैं। तो वो जो गालिब का शेर है ना कि न होता जुदा धड़ से तो जानू पर धरा होता, तो हमारा जो सर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मामले में, सरकारी कंपनियों के मामले में, वो अगर कटा नहीं है तो कटने की तैयारी में है, कहीं से थोड़ा बहुत तो चाकू वाकू लगा हुआ है। केंद्र सरकार की कंपनियां बहुत पुरानी बीमारियों की तरीके से, बहुत पुरानी बीमारियों की तरह से, और ये वो बीमारियां आप किसी दौर में बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजें आपके जीवन में शुरू की गई थी, लेकिन एक समय के बाद उनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है, एक समय के बाद उनमें तमाम तरीके की मुश्किलें आ जाती हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे, बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है, सरकारी कंपनियों में भ्रष्टाचार है, राजनेता उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर तथ्य और आंकड़ों में समझने की कोशिश करिए। हर सरकार प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का दावा करती है, लेकिन सरकारी कंपनियों की संख्या बढ़ाती जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम आगे आएंगे। 2014 में इस फैमिली में 234 मेंबर थे पब्लिक सेक्टर सरकारी अंडरटेकिंग में। हम स्टेट की भी बात भी नहीं कर रहे हैं, वहां की तरफ तो रोशनी भी नहीं पहुंची, वहां तो बहुत ही अंधेरा है। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का नंबर 257 है।
अब आप एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचने की बात करती है और दूसरी तरफ 2014 से 2021 के बीच में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की संख्या 234 से 257 पर पहुंच गई। 2009 से 2018 के बीच, 2009 से 2018 के बीच इनमें टैक्स देने वालों का पैसा, यानी इनमें लगी हुई पूंजी 7.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 22.72 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। 9 साल में अगर आप देखें 2009 से 2018 के बीच में, ये सरकार का आंकड़ा है। लेकिन इसी दौरान इसमें जो वापसी थी 1 रुपए पर, वो 25 पैसे से घटकर 11 पैसे रह गई। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमारा आपका पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा 7 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, पर हमारी बचत से, हमारे टैक्स से जो पैसा इन कंपनियों में लगाया जाता है, उस पर कभी तो 8-9 साल पहले 1 रुपए पर 25 पैसे मिलते थे सरकार को, अब उस 1 रुपए में 11 पैसे मिलते हैं। यानी 1 रुपए के निवेश पर 11% का रिटर्न है, केवल है। और सर्विस क्या है ये हम देखते हैं, रिटर्न मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों का, ये हम देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट कितने, ये भी हम अपने सामने देखते हैं। अब एक और बहस इसके साथ आती है, थोड़ा सा और हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लेट्स थिकन द प्लॉट। एक और बहस इसके साथ आती है, फिर सब मुनाफे वाले क्यों बेच रहे हैं, घाटे वाले बेच दीजिए। चलिए ये मान लिया हमने कि घाटे, मुनाफे भी इनके भ्रम है सरकारी कंपनियों के। लाभ वाली या मुनाफा कमाने वाली 10 टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियां उन क्षेत्रों में है जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली है। कोयला, बिजली, गैस। मैंने इसका उदाहरण आपको शुरुआत में दिया। एक स्टार्टअप जैसा इनिशिएटिव आने दीजिए पेट्रोलियम मार्केट में बिक्री के लिए एक बार कंपटीशन खुल जाने दीजिए और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सही कीमत पर पेट्रोल डीजल बाजार में बिकने दीजिए। सरकार को टैक्स पे करने के बाद भी लोग सस्ता पेट्रोल डीजल बेचेंगे, उनको मार्केट चाहिए होगा। तो जहां प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जहां एकाधिकार खत्म हुए हैं, वहां एयर इंडिया बन गई है, वहां बीएसएनएल बन गई है। जैसे ही आपने कोई सेक्टर खोला और प्राइवेट सेक्टर आया और उसने बेटर कंपटीशन देना शुरू किया, जो इनकम्बेंट मोनोपोली पब्लिक सेक्टर कंपनी थी वो बीमार हो गई। ये विदेश संचार निगम के मामले में हमने देखा, ये भारत संचार निगम के मामले में हमने देखा, हमने एयर इंडिया के मामले में देखा, जहां सरकारों ने प्रोटेक्ट कर रखा है। एनटीपीसी को एनटीपीसी वाला एरिया बंद है, कोल इंडिया है, ये ऑयल प्रोडक्शन और मार्केटिंग है यहां पर। तो यहां की कंपनियों के जो मुनाफे हैं, ये सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां इसलिए मुनाफा कमाती हैं क्योंकि मोनोपोली है। इसके अलावा जितनी भी कंपनियों को आप देखेंगे जो मोनोपोली सेक्टर से बाहर सरकारी कंपनियां हैं, वो अपने समकक्ष निजी कंपनियों से, जो उनके समकक्ष की निजी कंपनियां हैं, उसी उद्योग में काम करने वाली किसी भी पैमाने पर परफॉर्मेंस में बहुत पीछे हैं, जो स्टॉक मार्केट साफ दिखाता है। जहां मोनोपोली है वहां तो प्रॉफिट्स है, लेकिन उसके बाद उसमें सार्वजनिक बैंक भी शामिल है, सरकारी बैंक भी शामिल है। अब रोजगार के सवाल पर हमेशा जो निजीकरण का पक्ष या विरोध वाले, वो ये नहीं समझ पाते कि भारत के जिन सेक्टर से पब्लिक सेक्टर बाहर निकला है, वहां ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आया। अब यह असंगति है, यह वास्तविकता है। टेलीकॉम सेक्टर से जैसे ही सरकार की मोनोपोली हटी और प्राइवेट कंपटीशन आया, सबसे ज्यादा जॉब्स आना शुरू हुए। बैंकिंग सेक्टर में जैसे ही सरकार ने प्राइवेट बैंकों को और उसके बाद फिर पेमेंट बैंक्स को, फिर उसके बाद फिनटेक कंपनियों को, फिर उसके बाद पेटीएम को, और उसके बाद और कई तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज को आने की इजाजत दी, वैसे ही वहां पर एम्प्लॉयमेंट तेजी से ग्रो किया। मीडिया भी जोड़ा जा सकता है इसमें। तो जिन क्षेत्रों में सरकार ने मोनोपोलीज कम की और प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, अब यह रोजगार की विसंगति है। अब ये बहस इसलिए हम एक तरफ से नहीं देख सकते, बीच में खड़े होकर इसको देखना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश और पुनर्गठन पर भारत के राजनीतिक दल सिर्फ मौके की राजनीति करते हैं। सत्ता के विरोध में, जब सत्ता में है तो वो सुधार है, और सत्ता से बाहर है तो वो संहार है। ये स्थापित है कि सरकारी कंपनियों का संहार हो रहा है जब हम सत्ता के बाहर खड़े हुए हैं, और जब सत्ता में बैठे हुए तो सरकारी कंपनियों का सुधार हो रहा, हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग जो टैक्स देते हैं, हम जो टैक्स पेयर है, जब टैक्स पेयर की बात करता हूं तो हर बार कहता हूं कि टैक्स पेयर का मतलब इनकम टैक्स पेयर बिल्कुल नहीं होता। टैक्स पेयर का मतलब वो किसान भी है जो फर्टिलाइजर पे टैक्स दे रहा है, वो किसान भी है जो बिस्किट खरीदने पर, पेट्रोल डीजल लेने पर और अपने खेत में सिंचाई के लिए जो डीजल ले रहा उसे, तो वो भी टैक्स पेयर है। तो वो सारे टैक्स पेयर है, और वो ज्यादा बड़े टैक्स पेयर हैं। इनकम टैक्स पेयर तो बहुत छोटा हिस्सा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है वो सबसे बड़े टैक्स पेयर है। वो टैक्स पेयर आपस में विनिवेश विरोधी और समर्थकों में बट जाते हैं।
कुछ लोग हमारी टाइमलाइन के ऊपर प्राइवेटाइजेशन बंद करो टैग करके हमसे सवाल पूछने लगते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं तो रिफॉर्म के अगेंस्ट है। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, जो इसकी सियासत है जहां पर आकर हम खड़े हो जाते हैं वो बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे हमारे लिए जानना दर्पण जरूरी है कि जो लोग बहस में हैं उन्हें इस सियासत को इस तरह से समझना चाहिए कि सरकारें इन कंपनियों को कभी बेचना नहीं चाहती, कभी नहीं बेचना चाहती, कोई सरकार इसे नहीं बेचना चाहती। क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार है, इनके जरिए उनका रसूख है, इनके जरिए उनकी ताकत है, इनके पीछे एक पूरी करप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी पलती है, इनमें अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनमें राजनीतिक दलों के लोग इनके बोर्ड्स में बिठाए जाते हैं, इनके जरिए सैकड़ों ठेके बांटे जाते हैं, इनके जरिए राजनेता अपना लाभ उठाते हैं, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, सभी सरकारों का एक स्पष्ट सी परिस्थिति है। जब ये सीमा से अधिक बीमार हो जाती है, ये ऐसे घोड़े हैं जब तक इन्हें निचोड़ा जा सकता है अपने भ्रष्टाचार के लिए, फायदे के लिए इन्हें निचोड़ा जाता रहता है, और जब ये बिकने की जब किसी भी परिस्थिति में नहीं बचती हैं तो सरकारें इन्हें कुछ अपने खास चहेतों को सौंप देना चाहती हैं। और यहां से जो निजीकरण है वो एक तरीके से मोनोपोलीज को सपोर्ट करता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो दूसरी बड़ी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की उसी की थी, उसी इंडस्ट्री में वो चली जाएगी, और नियम ऐसे बनाए जाएंगे कि सब पेट्रोलियम को खरीदने वाली कंपनी पेट्रोलियम कंपनी होगी, एविएशन को खरीदने वाली एविएशन कंपनी होगी, टेलीकॉम को खरीदने वाली टेलीकॉम कंपनी होगी। तो जब पहले तो सरकारें इसे कभी बेचना नहीं चाहती, और इसीलिए भारत में डिसइन्वेस्टमेंट के लक्ष्य, कितना भी क्रांतिकारी प्रधानमंत्री आया हो, उसने डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य पूरा नहीं किया और ना बिका। और जब ये घाटे में इस कदर पहुंच जाती है, जैसे एयर इंडिया हो गई, जैसे BSNL हो गया, जब ये इस स्थिति में पहुंच जाती है कि इनके कर्मचारियों को वेतन देने की परिस्थिति भी नहीं बचती, क्योंकि कंपनियां तो इनएफिशिएंट है, बाजार में तो खड़ी नहीं हो सकती, बाजार में प्राइवेट सेक्टर आकर इनका बाजार भी ले चुका है, तब फिर इन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करने की, इन्हें बेचने की कोशिश की जाती है। और वहां यह खतरा होता है कि ये कंपनियां बिकते समय मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में, डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में बाजार में कुछ खास चहेते लोगों के हाथ चली जाएंगी। और यह सिर्फ भारत की परिस्थिति नहीं है, पूरी दुनिया में, दुनिया के उन देशों में जिन्होंने अपने आप को मिक्स्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में ट्रांजिट किया है, वहां पब्लिक सेक्टर के साथ इस तरीके की परिस्थिति हर जगह हुई है। अब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मेरा अंतिम सवाल है, मतलब आप कंटिन्यू कीजिएगा, जिसे मतलब निजीकरण को, जिसे मल्टीविटामिन टॉनिक की तरह पेश किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है, दरअसल वो उपचार के वास्ते ली जाने वाली कड़वी गोली है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, मैं दो विकल्प रख के ये बात खत्म करूंगा कि अगर आप इन परजीवियों को पालने की हिमायत करते हैं, आपको लगता है कि परजीवी बने रहने चाहिए क्योंकि हमारे रत्न हैं और हमारे अतीत से आए हैं, देश बनाया है 70 साल में, अगर आप इन्हें पालने की हिमायत रखते हैं तो आप मान के चलिए कि इनका खर्चा आप ही उठाओगे। आने वाले समय में आपको महंगे पेट्रोल डीजल के लिए और ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए और इनके घाटों का बोझ अपने सर पे उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट और रिटर्न खुद हिसाब लगा लेना चाहिए कि अगर आपका 1 रुपया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाता है तो 11 पैसे उसका रिटर्न सरकार के पास वापस आता है। हाँ, और इनके कारण हमें जिन क्षेत्रों में ये वहां लंबे समय तक महंगी और खराब सरकारी सेवा झेलनी भी पड़ेगी। तो अगर आप इन्हें बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन चीजों के लिए तैयार रखिए। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनका विनिवेश हो, इनमें जो पूंजी फंसी हुई वो बाहर निकले और बजट में आए और देश के बाकी विकास के कार्यों में लगे, तो आप इनकी बिक्री की पारदर्शिता पर सवाल उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो, अगर इन्हें बेचा जाए, तो सरकारों को माफ मत करिए, उनसे तीखे सवाल पूछिए और इनके ट्रांसपेरेंट सेल के ऊपर, इनकी पारदर्शिता की बिक्री पर सवाल उठाइए, ताकि ऐसा ना हो कि डिसइन्वेस्टमेंट की परिस्थिति में ये कंपनियां जाकर प्राइवेट मोनोपोलीज की ताकत बढ़ाने में लग जाए। कि एक बड़ी प्राइवेट मोनोपोली पहले से मौजूद थी, उसने एक और सरकारी कंपनी अपने साथ खरीद ली और इसके साथ वो बड़ी मोनोपोली हो गई। जो चीज समझना जरूरी है अंत में वो ये कि सरकारी कंपनियों की बिक्री कोई क्रांतिकारी सुधार नहीं है और ना इन्हें बेच देने से हमारी कोई जन्मजात समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि इस साल अगर हमने 6 लाख करोड़ रुपए का बेच दिया तो हमारा घाटा वाटा सब खत्म, अगले साल से हम
जीरो और सरप्लस इकोनॉमी हो गए कि और हमारे पास तो कोई घाटे नहीं बचा, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा सब कुछ नहीं है ना। ये कोई क्रांतिकारी सुधार नहीं, और इन्हें बनाए रखना कोई देश प्रेम नहीं है, क्योंकि इनको बनाए रखने की ताकत हम उठा रहे हैं। ये लगभग एक वैसा कठोर कठिन उपचार है जिसे किया जाना जरूरी है। एक सीमा के बाद आपको कुछ नश्तर, कुछ सर्जरी, कुछ चीजें अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने आसपास की व्यवस्था में बदलनी होती हैं, और ये देखना होता है कि उनको नुकसान पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। अगर आप बीच में खड़े हैं तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए, टैक्सपेयर होने के नाते, नागरिक होने के नाते, कि ये उपचार सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुझे, जैसे मैं पहले से हैंग हो गया था, उपचार सही तरीके से हो रहा है के बाद उतना तक। तो अगर आप बीच में खड़े हैं, टैक्सपेयर हैं, नागरिक के तौर पर, आप दोनों पक्ष के तर्कों की तुलना करने की स्थिति में हैं, जो मैंने बताने की कोशिश की यहाँ की कि इन्हें बचाने वाले और इन्हें बेचने वाले जो हैं, उनके पास इसे, उनको एक सीमा से अधिक सपोर्ट करने के तर्क नहीं है। तो ये मानिए कि ये कोई क्रांति नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है, ये उपचार है। ये उपचार सही ढंग से होना चाहिए, ये उपचार ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए, और इसके नतीजे स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने चाहिए। ये विनिवेश की बहस का जिक्र है, तो गालिब वाला जो मिसरा या शेर था है, तो उस पे हम वापस आ जाते हैं कि न होता ये तो क्या होता, अगर सरकारी कंपनियां बनी रहेंगी तो क्या होगा, और अगर सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या होगा। अंततः सरकारें, बड़े ध्यान रखिए कि सरकारें इन्हें आसानी से बेचने को कभी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि सरकारों का बहुत कुछ दारोमदार इन पर निर्भर करता है। देखते हैं आने वाले समय में, अगले 6 महीने में, साल भर में कितना विनिवेश हमारे सामने आता है। अंशुमन जी, अब हम सीधे सवालों पर चलते हैं, और कोइंसिडेंटली सवाल भी विनिवेश से ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमारा पिछला एपिसोड भी विनिवेश से जुड़ा हुआ था। सिद्धांत पट्टनायक जी का सवाल है कि पीपीपी मॉडल ऑफ मोनेटाइजेशन के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन आईटी के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये बेहतर मॉडल नहीं होगा। इसको अपनाया गया है, रीट्स और इनबिट, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, इसकी सरकार ने इजाजत दी है। अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों ये भी सजेस्ट किया था कि इनबिट्स को टैक्स की रियायतें भी दी जाएं। इनबिट्स या रीट्स एक किस्म के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें आप सरकारी एसेट्स या रियल एस्टेट खरीदते हैं और उसके बाद यूनिट में बदल कर उसे आम लोगों को बेच देते हैं। पर जितने बड़े लेवल के डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जितना बड़ा लक्ष्य रखा जा रहा है एक एक कंपनी को बेचने के लिए, एलआईसी को आप या एयर इंडिया को आप इनबिट के जरिए नहीं बेच सकते। तो ये प्रक्रिया एक छोटे लेवल पर प्रक्रिया है। अभी हमने इसका बहुत ज्यादा लोकप्रियता और असर नहीं देखी। सेबी के का डेटा मैं सर्च कर रहा था, तो लगभग 15 इनबिट रजिस्टर्ड हैं सेबी के पास इस समय में। लेकिन कारोबार की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से और सफलता की दृष्टि से अभी ये मॉडल थोड़े समय बाद हमें समझ में आएगा। अभी तो दिक्कत ये है कि जो बैकलॉग है सरकारी कंपनियों का, वो, और उसमें सरकार को बड़ा एक मुश्त इन्वेस्टमेंट चाहिए। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इनबिट या रीट्स के जरिए इनबिट जैसे विकल्पों के जरिए तत्काल मिल पाना मुश्किल दिखता है। अंशुमन जी, बुधवार को जीडीपी के आंकड़े आए थे, जिस पर हमने खर्चा पानी में बुधवार को और गुरुवार को डिस्कस किया था। उसी से जुड़ा हुआ ओंकार डाटपे जी का क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट के बारे में, मतलब हमने बताया था कि मंदी वगैरह की, लेकिन जीडीपी के डेटा तो ये शो कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 68% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 50% की ग्रोथ हुई है। तो इसको कैसे अंशुमन जी आप एक्सप्लेन करेंगे? सीधा आपसे हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि इस तिमाही का आंकड़ा बेस इफेक्ट के साथ आया है। पिछले साल इस तिमाही में कहीं एक ईंट भी नहीं रखी जा रही थी जी, एक जगह नींव भी नहीं खोदी जा रही थी। जो जहां हो रहा था सब बंद हो गया था। तो वहां से जो एक्टिविटीज हमको दिखाई दे रही हैं वो उस बेस इफेक्ट के कारण दिखाई दे रही हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई बहुत बड़ा बाउंस बैक आने की संभावना अभी तत्काल नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमने जो
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, जो प्रॉपर्टी सर्वेयर्स हैं और जिनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने है, वो किसी को भी उपलब्ध हो सकती हैं, वो समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, रिवाइवल आया है इस क्वार्टर में, पर ये इस क्वार्टर का रिवाइवल हाउसिंग सेक्टर में डिमांड के रूप में आया है। ये गतिविधियां शून्य थी, वहां के बाद थोड़ा काम शुरू हुआ है, कुछ अधबनी इमारतें बनना शुरू हुई हैं या कुछ सड़कें या कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। वो काम रुका हुआ काम शुरू होने वाला था, क्योंकि कोविड की मंदी में जाने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उससे पहले ही भारत में सेल्स टूट चुकी थी, और अब तो दूसरी समस्याएं भी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बहुत सारे लिटिगेशन की, जुडिशियल इश्यूज की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी रियल एस्टेट सेक्टर को रिकवरी करने में लंबा समय लगेगा, खासतौर पे कंज्यूमर रियल एस्टेट सेक्टर को, कंजम्पशन, जहां पर हम और आप सामान्य लोग जो मकान खरीदते हैं, या जो कमर्शियल रियल एस्टेट है। बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो चलेंगी क्योंकि सरकार उसमें पैसा लगाएगी, थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा ही। अंशुमन जी, पिछले हफ्ते के अर्थात में समय भाव के चलते हम आपका कैसा रहा था हफ्ता जानना मिस कर गए थे। तो आपने इस हफ्ते और पिछले हफ्ते भी क्या देखा, पढ़ा, सुना, क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? देख तो अभी इस हफ्ते हम कुछ नहीं पाए, कई सारी चीजें हमने डाउनलोड करके रखी थी कि देखने के लिए। कुछ एक किताब आई है रुख्तर ब्रह्मान की, ह्यूमन काइंड एंड होपफुल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। बहुत अच्छी दिलचस्प किताब है, जो पॉजिटिव पार्ट है ह्यूमन काइंड का मतलब ह्यूमन काइंड का मतलब उसमें काइंड अलग करके वर्ड बना दिया गया कि हम एक आमतौर पर जिस धारणा से देखते हैं कि लोग आमतौर पर कुटिल होते हैं, छल करते हैं, नुकसान करते हैं, इससे अलग रुख्तर ब्रह्मान एक बड़ी दिलचस्प कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हमें ये बताते हैं कि नहीं, लोग इतने बुरे भी नहीं होते हैं, लोग बहुत आदर्श होते हैं। कई जगह फौजी गोली नहीं चलाता है, और उन घटनाओं को जोड़ते हुए ह्यूमन रेस को लेके, लोगों के प्रति उम्मीद जगाने वाले कई सारे संस्मरणों को जोड़ते हुए किताब आई। काफी चर्चित और दिलचस्प किताब है। रुख्तर ब्रह्मान की एक और किताब इससे पहले आई थी, मैंने पढ़ी थी, वो बेस्ट सेलर रही थी, यूटोपिया फॉर रियलिस्ट। तो अभी इस किताब का अध्ययन शुरू हुआ है। कुछ ही पेजेस मैंने पढ़े हैं, पर मैं चूंकि रुख्तर ब्रह्मान को पढ़ चुका हूं तो मुझे इस किताब का इंतजार था, वो किताब मेरे पास आ गई है। अंशुमन जी, बहुत पॉजिटिव किताब लग रही है जब मैं सुन रहा हूँ तो, कि इन्हीं सब चीजों की ओर को मेरा भी मतलब नजरिया है कि आदमी मूल तो बुरा नहीं होता, लेकिन कई जगह से होता है कि हम जानवर की तरह हैं, जानवरों से हम लोग आए हुए हैं। फिर मैकेंस्की की थ्योरी भी आती है कि अगर जब तक कैमरे ना लगाए जाएं इंसान के ऊपर, तब तक वो चोरी करेगा। उसके उलट अगर कोई बात आती है तो मैं खुद भी पढ़ना पसंद करूंगा। खत्म करने से पहले मेरे को ये भी जानना है, जो गजल से रिलेटेड आपने 2 हफ्ते उसकी तारीफ की थी, जो उससे बेहतर किसी ने कोई नहीं लिखा गजलों के बारे में, वो किताब आपने कंप्लीट कर ली क्या? हाँ, वो पुस्तक मैंने पढ़ ली, शम्मी हनफी की किताब थी। वो दरअसल वो नक्काद हैं, वो आलोचक हैं, क्रिटिक हैं, और आमतौर पर नक्काद या क्रिटिक या आलोचक उर्दू लिपि में तो लिखते रहे, पर ये किताब हिंदी में अनुवाद होकर आई, और जो समकालीन बड़े शायर हैं उनकी कविता को नए सिरे से समझने की हमको समझ देती है किताब। तो मैंने कंप्लीट कर ली। उसमें कई सारे बड़े नामवर शायर, इकबाल और राशिद और इनके बारे में लिखा हुआ है, और उससे हमें एक चीज और समझ मिलती है, जो मतलब ये अर्थव्यवस्था से थोड़ा डाइग्रेशन है और दूसरी तरफ जाने वाला इशू है। जो लोग शायरी को कविता को विभिन्न भाषाओं की कविता को, शायरी को समझते हैं, इनको पढ़कर आपको उस थॉट प्रोसेस का, उस विचार प्रक्रिया का, उस सोच का, उस तरबियत का, उस तरीके की कल्पनाओं का बात को कहने के अंदाज का जो रिफाइनमेंट होता चला जाता है, वो समझने में मदद मिलती है कि यही बात जो आज का एक शायर कह रहा है, वो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो शायर कह रहा था, वो किस तरह से कह रहा था, उसके लबो लहजे में, उसके अंदाजे बयां में किस तरीके के फर्क थे। तो इसलिए वो किताब अच्छी, काफी जानकारीपूर्ण भी और काफी सेटिस्फाइंग किताब भी थी। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। हम एक नई सीरीज भी आपके लिए ला रहे हैं, एक नया पैसा, जिसमें हम आपको क्रिप्टो करेंसी का पूरा तिया पाचा समझाएंगे आसान भाषा में। देखते रहिए। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।